देखो, न्यायपालिका और संसद, न्यायपालिका और संसद क्या होती है? अब हम न्यायपालिका और संसद के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है, राजनैतिक व्यवहार बर्ताव के से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रगति पर अंकुश लगाया है। कई बार क्या होता है कि जो नेता लोग होते हैं ना, जो राजनेता लोग होते हैं, वो इस प्रकार से काम करते हैं, इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इस प्रकार से बर्ताव करते हैं राजनेता लोग कि वो संविधान के नियमों का पालन नहीं करते, मतलब संविधान को ठेंगा दिखाते। किसी को भी छोटे बच्चे दिखाते हैं ना ठेंगा करके, मतलब नेता लोग क्या करते हैं, संविधान को ठेंगा दिखाते हैं। तो न्यायपालिका बोलती कि नेता लोग 5 साल के लिए आए हो तुम लोग, है ना कि नहीं, अपना ठेंगा अपने जेब में रखो, तो तुम्हारा हाथ अंगूठा तोड़ देंगे, है ना कि नहीं, है ना। अंकुश लगाया है, क्या लगाया है? अंकुश लगाया है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, ऐसे विषय जो न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, है ना। कई सारे विषय ऐसे थे जिन पर कौन अपनी मनमानी चलाते थे, नेता लोग अपनी मनमानी चलाया करते थे। और कौन अपनी मनमानी चलाते थे? प्रशासन अपनी मनमानी चलाता था। बहुत सारे विषय थे, तो इन सभी विषयों को न्यायपालिका ने अपने हाथों में ले ली, है ना। जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की शक्ति भी किसके दायरे में आ गई है? कोर्ट के दायरे में आ गई। सोचो कोर्ट कितना पावरफुल है, सुप्रीम कोर्ट कितना पावरफुल है ना। राजनेताओं की शक्ति और राज्यपाल की शक्ति, किसकी शक्ति? राज्यपाल की शक्ति किसके दायरे में आ गई? न्यायपालिका के दायरे में आ गई। तुम्हारी किताब कहाँ गई? किसके दायरे में आ गई? न्यायपालिका के दायरे में आ गई, है ना। न्यायपालिका के दायरे में आ गई। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं। ऐसे क्या है? और भी अनेक, बहुत सारे क्या है? उदाहरण हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय स्थापना के लिए कार्यपालिका की और संस्थाओं को निर्देश दिए। जबकि एक प्रकार से देखा जाए तो न्यायपालिका स्वतंत्र, कार्यपालिका और सबकी अलग अलग शक्ति बटी है, लेकिन कोर्ट इतना पावरफुल बन गया कि जो कार्यपालिका है उनको भी निर्देश देने लगा कोर्ट आजकल, है ना। इतना शक्तिशाली हो गया है। जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंह राव मामले और पेट्रोल पंप के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई को निर्देश दिया कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जाँच करे। राजनेता काय में आते हैं? विधायिका में आते हैं। और नौकरशाह, नौकरशाह मतलब कलेक्टर, है ना, एसडीएम, एसपी, ये सब होते हैं नौकरशाह। इनको कार्यपालिका बोलते हैं। जितने भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, है ना, एसडीएम वगैरह जितने लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो नौकरशाह लोग ने भ्रष्टाचारी करे और जो राजनेताओं ने भ्रष्टाचारी करे, इन सभी की जाँच करने के लिए आदेश किसने दिया? कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। किसको दिया? सीबीआई को दिया, है ना। अभी कोर्ट ने वो सुशांत सिंह का मामला भी सीबीआई को दिया कि नहीं दिया, है ना कि नहीं। जबकि काम कार्यपालिका का है, लेकिन वो काम कौन कर रहा है? कोर्ट कर रहा है, न्यायपालिका कर रही है। इतना बड़ा होता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना कि नहीं। ये क्या होता है? आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा। इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम है। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे। भारत की संविधान की जो शक्ति है उसका बंटवारा किया गया है। अवरोध तथा संतुलन एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। सबकी शक्ति अलग अलग बांटी गई है कि कार्यपालिका के पास इतनी पावर रहेगी, न्यायपालिका के पास इतनी पावर रहेगी और विधायिका के पास इतनी पावर रहेगी। सबको बांटा गया है। इसका मतलब ये है कि
सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। सरकार के जितना भी अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका स्पष्ट क्या है, कार्य क्षेत्र है कि इस कार्य क्षेत्र पर विधायिका काम करेगी, इस कार्य क्षेत्र पर न्यायपालिका कार्य करेगी और इस कार्य क्षेत्र पर ये काम करेंगे, है ना। संसद जो होती है वो कानून बनाती है। संसद क्या करती है? संसद मतलब विधायिका। संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, ये क्या करते हैं? कानून को बनाते हैं और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। संविधान में कुछ बदलाव करना है, संविधान में कुछ चेंजेस करना है ना, तो संशोधन कौन करता है? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है ना। विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उनको लागू करती है। कार्यपालिका कानून करती है लागू। पुलिस प्रशासन के माध्यम से और अन्य अधिकारी के माध्यम से ये कानून क्या होते हैं? आपके लागू होते हैं। क्या होते? कानून लागू होते हैं। कार्यपालिका इसे लागू करती है। तथा न्यायपालिका जो होती है वो विवादों को सुलझाना, किसी के मध्य कोई विवाद हो गया, कोई लड़ाई हो गई, इन सभी विवादों को क्या करती है? न्यायपालिका सुलझाती है। और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है। और न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि जो कानून बने हैं क्या वो संविधान के अनुकूल है, मतलब संविधान का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। ये इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीतिक विशेषता रही। कभी कभी क्या होता मालूम है? भारत की तीन शक्ति, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कभी कभी क्या होता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव हो जाता है। किस किस में? कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या होता है? टकराव हो जाता है। और कभी कभी न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव हो जाता है। किस किस के बीच? न्यायपालिका जो होती, कोर्ट जो होती है, वो नेता लोग पर मुकदमे ठोक देती है ना। नेताओं को आदेश दे देती है कि तुम्हें गलत कर रहे हो, तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो। अब कोई नेता ने भ्रष्टाचार करा है, उसके पीछे कोर्ट चाहे तो सीबीआई जांच करवा सकती है। ऐसा होता है। हमने संपत्ति के अधिकार, क्या होता है संपत्ति का अधिकार? कौन बताएगा क्या होता है संपत्ति का अधिकार? क्या होता है संपत्ति का अधिकार? क्या होता है? अरे भारत देश का हर इंसान संपत्ति रख सकता है। तुम बोल सकते हो कि जो मेरा मोबाइल है, जो मेरा घर है, जो मेरी ज़मीन है। रूस का इंसान नहीं बोल सकता जो मेरा घर है, सब संपत्ति सरकार की है ना कि नहीं? ऐसा होता है। संपत्ति का अधिकार है। और संसद की संविधान को संशोधन करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया गया है। आइए इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। देखो, भारत देश में संविधान कब बना? 1940 में, जब अंग्रेज लोग थे, है ना 1904 और 26 जनवरी को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। तब से अपन 26 जनवरी मनाते हैं ना, और डांस करते, नाचते गाते, है ना, मिठाई बंटती, बूंदी बंटती है ना 26 जनवरी में। क्लियर? लेकिन जैसे संविधान बना, संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की शक्ति, संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। जो नेता लोग थे ना, नेता लोग उस समय जो नेता थे कांग्रेस के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो दिग्गज नेता थे, मतलब जो संसद थी, जो क्या थी? संसद थी। जो नेता लोग थे, बड़े बड़े नेता लोग थे, वो लोग ये कानून लेकर के आए थे कि भारत देश में संपत्ति रखने का अधिकार सबसे छीन लिया जाए। फिर तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है, मतलब तुम्हारी कोई संपत्ति नहीं। पूरी संपत्ति किसकी? सरकार की। और तुम किराया, सरकार को किराया दोगे और फिर अपने घर पे रहोगे। ये नियम कौन लेकर के आना चाह रहे थे? विधायिका लाना चाह रही थी। लेकिन न्यायपालिका जो थी, न्यायपालिका ने अड़ंगा लगा दी, बोले कि नहीं, ऐसा नहीं, सबके पास संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए। सही हो गलत हुआ? सही हुआ, है ना कि नहीं? संसद ने ये बोली कि हम भूमि सुधार करेंगे। भूमि सुधार करेंगे मतलब किसी के पास 5000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है, किसी ने भैया 2000 एकड़ गांव में कब्जा करके रख लिया है ना, और किसी के पास कुछ नहीं है, तो सबसे ज़मीन लेंगे और सबको बराबर बराबर बांट देंगे। इसलिए उन्होंने बोले कि संपत्ति रखने का अधिकार सबसे छीन लो। तो कोई बोल नहीं पाएगा कि मेरे पास इतनी ज़मीन है
है ना। और भूमि, लेकिन न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते। जो मौलिक अधिकार में दिया गया है कि हर इंसान स्वतंत्र है और हर व्यक्ति अपनी संपत्ति को रख सकता है, यह दिया है तुमको अधिकार है ना। ऐसा रहता है। तुम्हारे पास जो ज़मीन है वो ज़मीन कहाँ तक है मालूम है? 10 फुट ऊपर तक रहती, 10-20 फुट ऊपर तक, और ज़मीन के नीचे 3 फुट तक बस रहेगी। तुम्हारी ज़मीन के नीचे से अगर कोई सोना खजाना हीरा निकला तो उस पर अधिकार सरकार का रहेगा, है ना कि नहीं? इसलिए बताना मत किसी को, कभी थोड़ा फोड़ी करने में निकलेगा हांडी वगैरह, है ना। देखो, संसद और न्यायपालिका, संसद मतलब विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में कौन कौन से मुद्दे थे? पहला मुद्दा कि निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या हो, मतलब एक व्यक्ति कितनी संपत्ति रख सकता है। दूसरा, मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है ना। मतलब मौलिक अधिकार इंसान को दिए तो गए हैं, लेकिन किस हद तक दिए गए। ऐसा नहीं कोई इंसान बोल रहा कि मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है तो किसी की प्रॉपर्टी में जाकर घुस जा रहा है ना कि नहीं? ऐसा नहीं। तुम लोग मत बोलना भैया मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी के घर में जाके सो जाओ, बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं है ना। संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है? संसद संविधान को में किस हद तक बदलाव कर सकती है ना। ये सब मुद्दे थे बहस के, है ना, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में। कि संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। अब देखिए यहाँ पर कौन बोल रहा है, ये बाजू में कौन है अपने? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी है। अय्यर कटप्पा अय्यर, अच्छे नाम रहते हैं ना। देखो ना, अब कौन कौन से अधिकार थे ना। जहाँ न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत पर कोई दो राय नहीं हो सकती, वहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी याद रखना जरूरी है। स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्तर तक नहीं ले जाया जाना चाहिए जहाँ वह आस्था का स्थान ले ले। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया भारत देश के हर नागरिक को, लेकिन इतना भी अधिकार मत दे दो उनको, मौलिक अधिकार, कि वो भी अपने आप को इतना स्वतंत्र मान ले कि अपने आप को भगवान मान ले कि मैं स्वतंत्र हूँ, कुछ भी कर लूँ, बिल्कुल आस्था का विषय ना बन जाए, है ना। इसलिए इतनी स्वतंत्रता नहीं देना है, कुछ हद तक देना है ना कि नहीं। अन्यथा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम भी अपने हाथों में ले लेने वाली एक अतिवादी संस्था का काम करेगी, है ना। अगर ऐसा हो गया और हर व्यक्ति को अपने बहुत ज़्यादा पूरी खुली छूट दे दिए हर पब्लिक को, तो फिर कार्यपालिका के पास कोई पावर बचेगी क्या? नहीं। पुलिस वाले जनता को बंदी भी नहीं बना पाएंगे। फिर पब्लिक बोलेगी अच्छा करा, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, अच्छा करा मैंने उसका मर्डर, है ना कि नहीं, है ना कि नहीं, है ना। फिर पूरे मामले कौन सुलझाएगा? कोर्ट सुलझाएगा। फिर कार्यपालिका फिर पूरी पावर किसकी जाएगी? कोर्ट की। फिर कोर्ट मनमानी करेगा अपनी, कोई भी नियम लेकर के आएगा। इसलिए इतनी भी स्वतंत्रता नहीं देना है। न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना। न्यायपालिका का काम सिर्फ क्या है? संविधान की व्याख्या करना, अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों का हल करना, इतना बस क्या है न्यायपालिका का कार्य है। लेकिन ने बोला कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। देखो अब आगे 1967 से लेकर के 1973 के बीच, 1967 से कब तक? 1973 के बीच यह विवाद काफ़ी गहरा गया, बहुत गहरा गया। भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नज़रबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून कुछ उदाहरण जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए। विधायिका मतलब नेता, संसद, है ना, नेता लोग, और न्यायपालिका मतलब कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जज। इन दोनों के बीच विवाद हुई, मतलब लड़ाई हुई। किस विषय पर हुई? आरक्षण वाले मुद्दे पर, कि भैया उनको तुम नौकरी जल्दी दे रहे हो, है ना। कितने नंबर ला रहे हो? बोला आ रहा है 50 नंबर, तुम उनको नौकरी दे रहे हो, और हम ला रहे 90 नंबर, हमको नौकरी नहीं मिल रही है ना कि नहीं। इस पर भी विवाद हुआ, है ना कि नहीं। इस पर क्या हुआ? बहुत भयंकर का विवाद हुआ। क्या हुआ? विवाद हुआ। किस किस के बीच? कोर्ट और न्यायालय और
न्यायालय और किसके बीच? विधायिका के बीच। वेरी गुड, है ना, विधायिका के बीच। दूसरा, निजी संपत्ति, कोई व्यक्ति कितनी संपत्ति रख पाएगा, है ना, ऐसे बहुत सारे मामले थे, है ना। अब आगे देखो, कब की बात है? 1973 की बात। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। 1973 में किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंध के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। किसमें? संसद और न्यायपालिका के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है? केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में क्या है? प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है। संविधान का एक क्या है? मूल ढांचा है, और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया, भले तुम नेता रहो, राजनेता रहो, प्रधानमंत्री रहो, राष्ट्रपति रहो, तुम फलाने फक्कर ढिमकाना कुछ भी रहो, हमको तुमसे मतलब नहीं, लेकिन तुम संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि तुम्हारी सरकार बन गई भाजपा की तो तुम अपना संविधान लिख डालो, अपने नियम कानून चलाओ, ऐसा नहीं चलेगा। जो देश नियम कानून चल रहा है वो नियम कानून से चलो, और 5 साल काम करो, ढंग से काम करोगे तो फिर जनता वोट डालेगी, फिर जीत के आना, नहीं तो फिर घर जाओ, है कि नहीं। ऐसा किसने बोला? न्यायालय ने निर्णय दिया। क्या निर्णय? संविधान क्या है? एक मूल ढांचा है, और संसद हो चाहे कोई हो, उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, है ना। तो न्यायपालिका के पास जो पावर, अगर न्यायपालिका नहीं होती ना और उसके पास पावर नहीं होता तो नेता लोग क्या करते? नेता लोग जीत के आते और अपने मन में कुछ भी कानून बनाते रहते। अपने पढ़े थे नेपाल में कितने बार बना संविधान, है नहीं? संविधान संशोधन द्वारा भी मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा भी मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। न्यायालय ने 2 काम और किए। न्यायालय ने कितने काम करे हैं? न्यायालय ने 2 काम और किए। कौन कौन से? पहला, संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। कौन सी बात संविधान की है और कौन सी बात संविधान में नहीं ये लिखी है, ये कौन डिसाइड करेगा? न्यायालय डिसाइड करेगा, है ना। नेता लोग डिसाइड नहीं करेंगे, संसद कार्यपालिका डिसाइड नहीं करेगी। कौन डिसाइड करेगा? न्यायालय डिसाइड करेगा। क्लियर? यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और शासन ने इन 2 अंगों के बीच संबंध की प्रकृति बदल गई। पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति रखना, लेकिन अब संपत्ति रखना जो मौलिक अधिकार तुम्हारा नहीं रहा। कब हटा दिया उसको? 1979 में हटा दिया गया। फिर अभी भी दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, है ना। नेता लोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद के कुछ मुद्दे बचे। पहला क्या? जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है? कार्यपालिका की अपनी अलग ताकत है ना, है ना। कार्यपालिका जो होती है, पुलिस वाले हो गए, डीजीपी हो गए, ये जो संभालते हैं, कलेक्टर वगैरह हो गए, है ना, पटवारी हो गया, इनकी अलग शक्ति है और न्यायपालिका की अलग शक्ति है। तो क्या न्यायपालिका इस कार्यपालिका को पर अपना दबाव बना सकती है या नहीं बना सकती है? इसके बीच में विवाद होता है ना। हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती, इसका विवाद चल रहा है। क्या इतनी पावर है न्यायपालिका के पास या नहीं है, है ना। ये वाला विवाद अभी भी चलता है कभी कभी, है ना। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने और सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेष अधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेष अधिकार का हनन या दोषी हो तो क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है? मान के चलो कि अब संसद है, अब गंभीर मुद्दा, संसद की पूरी पावर किसके पास है? विधायिका के पास है। जो संसद चला रहा है उन्हीं के पास है ना।
और ये लिखा गया है कि संसद की अपनी अलग क्या होती है, शक्ति होती है। किसकी अपनी अलग पावर होती है? संसद की अपनी एक अलग शक्ति होती है, संसद की अपनी क्या होती है, अलग पावर होती है। होती है अपनी अलग पावर किसकी? संसद की। अब मान के चलो कि संसद में किसी एक व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर तुम ले लो, है ना, तुम दोषी पाएगा, है ना, पाएगा तुम दोषी। अब तुम दोषी पाएगा, अब तुमको भैया संसद ने क्या करी, बोलेगी तुमको, संसद ने बोली, है ना, नेहा, है ना, नेहा, है ना, नेहा को दोषी पाएगी, है ना, पाएगा दोषी। अब संसद ने क्या बोली कि भैया नेहा दोषी, इसका बहिष्कार करो, है ना। अब तुम्हारे साथ, अब तुमको लग रहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मेरे विरुद्ध तो गलत मामले में फंसाया गया है, तो अब तुम संसद के हो, तो क्या तुम न्यायालय की शरण ले सकते हो कि तुम कोर्ट में जाके अपनी अर्जी लगा सकते हो कि हमारे साथ गलत किया गया है? फिर न्यायालय अगर कुछ बोल देगा कि तुम गलत नहीं हो, तो फिर न्यायालय की और संसद की, मतलब न्यायालय की और विधायिका के फिर बीच क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा, है ना। कि न्यायालय विधायिका क्या बोलेगी, संसद बोलेगी जी हमारा मुद्दा है, कोर्ट कौन होता है इसमें दखलअंदाजी करने वाला, हमारी मर्जी में उसको निकाले चाहे बाहर करे, है ना कि नहीं। तो इस प्रकार कभी कभी विवाद हो जाते हैं, है ना, ये नहीं। और ये मुद्दे अभी तक सुलझ नहीं पाए कि कोर्ट उसमें कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता, है ना। ये मुद्दे अभी तक नहीं सुलझ पाए हैं और दोनों के बीच विवाद का विषय बना रहता है, हमेशा क्या रहता है, विवाद का विषय बना रहता है। इसी प्रकार संविधान ये व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। और संविधान ये व्यवस्था करता है, न्यायपालिका के पास इतनी भयंकर की पावर है कि संसद मतलब नेता लोग कोर्ट के जज के बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते, मतलब उसके बारे में बोल भी नहीं सकते, बुरा भी नहीं बोल सकते। किसके बारे में? जज के बारे में। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो फलाने जज ने गलत निर्णय दिया था। भैया निर्णय जज ने दिया, लेकिन वो निर्णय भारत देश ने दिया। जज क्या है? देश का हिस्सा है कि नहीं? तो जज का निर्णय नहीं रहेगा। जज ने किसी को फांसी सुना दिया ना, वो जज ने नहीं सुनाया, पर्सनल व्यक्ति ने नहीं सुनाया, देश का न्यायालय ने सुनाया, है ना। इसलिए चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं ने न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई कि इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है। लेकिन कभी कभी हो जाती है, कभी कभी संसद भी बोल देती है कि न्यायपालिका ने गलत काम करी है, और कभी कभी न्यायपालिका बोल देती है कि नेता लोग गलत काम कर रहे हैं, कुछ लूट पटांग नियम लेकर के आ रहे हैं, है ना। ऐसा कभी कभी हो जाता है, आलोचना हो जाती है। आलोचना मतलब बुराई, है ना, आलोचना हो जाती है। तुम लोग करते कि नहीं आलोचना? वो ऐसी है उसके साथ मत रहना, तू मेरे दोस्त बन जाए, है ना कि नहीं, है ना कि नहीं। ये तो आलोचना होती है। और उन्हें उनके विधायी कार्यों के बीच विधायक संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। अब कहाँ पहुँचे, क्या समझे, और जो हो गया तुम्हारा निष्कर्ष, है ना।